सभी टीचर्स सभी पेरेंट्स से मेरा एक ही निवेदन है, बच्चों को पढ़ने का कम से कम बोलो। जिन बच्चों को कोचिंग ने नहीं संभाला उनको हम संभालते हैं। फिर जाओ क्लास में बोलना तो सर हो नहीं पाती है सर। और दिसंबर में बच्चा आ रहा है जिसको कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने उसको फर्स्ट डिवीजन पास कराया है। हाँ बताने से चीजें थोड़ा ना क्लियर होगी, उसको बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, कंपटीशन हुआ तो एयरलाइन के पहले कोटा में एक मात्र ब्रांच थी और कहीं ब्रांच ही नहीं थी। अगर आप फीस को 25% भी कर दोगे ना तो मेरी गारंटी बच्चा नहीं आएगा। अब या तो कोटा के अंदर कोई इंडस्ट्री डले तब जाके वो इकोनॉमी बैलेंस है। नमस्कार बच्चों एंड पेरेंट्स, आपका स्वागत है मुरारी टॉक्स में। हम यहाँ बातें करते हैं कोटा के स्टोरी के बारे में, स्टूडेंट लाइफ के प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ सर लोग शेयर करते हैं अपना टिप्स ट्रिक्स और सॉल्यूशन, वो भी देसी अंदाज में और प्योरली नेचुरली। आज मेरे साथ है मेरे समझिए गुरु जी, जिन्होंने मुझे कोटा में जब सबसे पहले मैंने क्लास स्टार्ट किया था, क्योंकि देखो हर स्टेज में एक कोई ना कोई गुरु मिलता है लाइफ में। तो मैं जब अपना एजुकेशन पूरा करके जब कोटा आया था तो सर मुझे सबसे पहला क्लासेस अवेलेबल कराए थे, जिससे मैंने पढ़ा के यहाँ पर सर्वाइव करना स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने बहुत बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ाया हूँ और अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो समझिए सबसे पहला स्टेप जो था ना कोटा में पढ़ाने का, ज्ञान देना, ये मनीष शर्मा सर का नाम है। इन्होंने मुझे दिया था, जिनको मैं आज भी गुरु मानता हूँ और बड़े भाई जैसे मानता हूँ। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है सर को फोन करता हूँ, सर इस टाइप की मुझे प्रॉब्लम है, तो सर पर्सनली समझिए छोटे भाई की हैसियत से मुझे हेल्प करते हैं। मुझे घर भी खरीदना था तो मैंने सर को कॉल किया था, सर मुझे घर खरीदना है, कोई लोकेशन बताइए। सर ने बहुत सारा लोकेशन बताया था और आज भी मैं सर के टच में हूँ पूरे 10 साल से। सर अपना पर्सनल कोचिंग कोटा में 15 से 20 साल से चलाते हैं। केमिस्ट्री सर खुद पढ़ाते हैं और वहाँ पे तीनों सब्जेक्ट, केमिस्ट्री मैथ बायो, तुम जो चाहे उस टाइप के टीचर हम लोग अवेलेबल कराते हैं और तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, तो सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम कोटा के बारे में नेचुरल बातें करेंगे कि 10 साल पहले कोटा क्या था, क्योंकि सर का एज समझिए मेरे बड़े भाई हैं तो कोटा के इन्होंने बनते हुए देखा है। और आज क्या सीन है जो यहाँ पे कोटा में लोग रो रहा है, इस सीन को भी सर देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं और फेस कर रहे हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, तुम लोग बने रहोगे यहाँ पे। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मुरारी जी, कैसे हो? ठीक है सर, आपका धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय यहाँ पे निकाला। अरे नहीं, मेरे स्टूडियो में आए हैं। बिल्कुल सर धन्यवाद आपको। हाँ, कुछ अच्छी चीज बताएंगे जिससे बच्चे सर यहाँ पे जो ऊपर ऊपर की चीजें देख रहे हैं नेचुरली आपको कुछ देख पाएंगे। तो सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए। मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ। पिछले 15-16 साल से मैं कोचिंग रन कर रहा हूँ और इसके अलावा कोचिंग देने के अलावा हम लोग क्लासरूम के अलावा हम लोग प्राइवेट ट्यूशंस का भी हमारा काम होता है, जो कि लगभग वही 15 साल करीब हो चुके हैं। जब पढ़ाना चालू किया तब से होम ट्यूशंस का काम जो है मेरा पैरेलल में चलता रहा है। पूरे कोटा में सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। मुरारी सर जब आए थे तो उस समय मैं भी एक अपने लर्निंग फेज में था, ये भी स्टार्टिंग फेज में थे। तो एक तरह से मान लीजिए कि हम दोनों की जो जर्नी है वो लगभग बराबर ही स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मैं अपना थोड़ा सा बताना चाहूंगा सभी बच्चों को, जो भी ऑडियंस में बच्चे अगर देख रहे हैं तो देखो बच्चों, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट था, बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं बिलो एवरेज। और जब मैंने पढ़ाना चालू किया तो मेरे सबसे जो कम नंबर हैं वो मेरे केमिस्ट्री में ही है। और ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मैं मतलब प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ कि आपको मैं सर को मार्कशीट प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे सबसे ज्यादा नंबर मैथ्स में थे, उसके बाद फिजिक्स में थे और सबसे कम नंबर है मेरे पूरे सब्जेक्ट में, इवन हिंदी से भी कम थे मेरे, वो थे केमिस्ट्री के अंदर। और मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना चालू किया, वो एक जिद थी। और केमिस्ट्री में मेरे को सी भी नहीं आता था, सी भी नहीं आता था कि कार्बन होता क्या है। ठीक, मैंने खुद ने अपनी स्टडी करी, मेरा कोई गुरु नहीं है इसमें, या मैंने कहीं जाके ट्रेनिंग ली हो या कहीं पे कोई कोचिंग करी हो। हाँ, मैंने 12th के बाद 2 महीने की करियर पॉइंट के अंदर कोचिंग करी थी, तो क्रैश कोर्स होता है 2 महीने का, वो जरूर किया था। इसके अलावा मैंने और कोई कोचिंग नहीं की। मैं बिल्कुल गाँव का देसी आदमी हूँ, गाँव का देसी आदमी हूँ, हिंदी मीडियम से पास आउट हूँ। और हमारे यहाँ पे टीचर्स की या कोचिंग की सुविधा नहीं थी उस समय, तो हम लोग खुद ही पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज जब हम सोच लेते हैं ना बच्चों, अगर हमने मन में सोच लिया, क्या मुरारी सर, अगर हम मन में सोच लें किसी चीज को तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं मैं। मैंने खुद ने ही पढ़ के ये सब चीजें सीखी है और मैं डिलीवर करता हूँ। हालांकि मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ, या मैं नहीं मानता कि मेरे अंदर खूब नॉलेज है, लेकिन मैं इतना पढ़ा लेता हूँ कि बच्चे का
आज तक जितने भी बच्चों से को पढ़ाया है उन सबका काम हुआ है, मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है वो सारी सोल्व आउट की गई। अब हम थोड़ा सा कोटा के सिनेरियो के बारे में देख लेते हैं। होता क्या है कि कोटा के अंदर सपोज कीजिए आपके 5 लाख बच्चा आता है एक साल में, सपोज करें 5 लाख बच्चा आ रहा है, तो 5 लाख के 5 लाख तो 80% एबव वाले होते नहीं है ना। एवरेज बच्चा सबसे ज्यादा होता है, बिलो एवरेज उसके बाद होता है, और टॉपर जो बच्चा होता है 90% एबव वाला है ना, वो बहुत कम होता है, वो 1% भी नहीं है सर, 1% भी। ठीक है, अब उन 1% में वो तो ऑलरेडी पॉलिश्ड बच्चा है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, वो सेल्फ स्टडी पढ़ के वो बिना कोचिंग के भी निकल जाएगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। होता क्या सर, जो टॉपर बच्चा है ना, उसको तो आप घर में बिठा दो एक कमरे में, वो निकल जाएगा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब रही बात एवरेज बच्चे की, एवरेज बच्चे को उस लेवल पे लाने के लिए, सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करानी होती है, इसके लिए कोचिंग अवेलेबल है। अब सपोज कीजिए किसी बच्चे का कोई टॉपिक वीक रह गया, या वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया, या वो बीमार हो गया, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा उस केस में क्या होता है, बच्चा ज्यादा क्लासेस समझ नहीं आती है, ज्यादा धीरे धीरे कम कर देता है, डाउट क्लास जाएगा, डाउट क्लास जाता है, फिर डाउट क्लास में प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं पाती है सर। क्यों नहीं हो पाती है सर, बताएं मेरे को। क्योंकि डाउट क्लास में टीचर उतना डिफाइन नहीं करते, उतना मन से पढ़ाते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा है डाउट बता दिया, पढ़ाते नहीं है सर। डाउट बताने से चीजें थोड़ा ना क्लियर होगी, उसको पढ़ाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपने सही काम बता दी सर। इसमें क्या होता है कि डाउट भी टीचर ने, मान लो बच्चा 2 क्वेश्चन लेके गया और टीचर ने बता दिया, अब टीचर के ऊपर भी क्या होता है, वहां पे वर्कलोड ज्यादा होता है, एक साथ 10 बच्चे खड़े हुए हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सबकी सोल्व आउट करेगा। अब उस बच्चे का बेस ही कमजोर है, वो चैप्टर उसका शुरू से पढ़ा हुआ नहीं है, तो वो बच्चा उस डाउट को तो जैसे तैसे करके वो यस कर देगा, आज समझ में आ गया हाँ करके वापस बाहर आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन है वो भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं बनेगा। क्योंकि सर होता क्या है, हर एक चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। अगर आपकी एक भी कड़ी टूट गई तो वो आगे का पूरा सर्वाइव हो जाए, सारा खत्म हो जाएगा। देखिए ना सर, कैलकुलस से स्टार्ट कर रहा है, किसी को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल, इसलिए उसको पहले डिफरेंशिएशन। तो सर यही चीज क्या है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में और इसमें मैथ्स में, चारों में सेम जो वही चीज है कि अगर एक लिंक टूटा आगे का पूरा खत्म है वो। उसके बाद बच्चे क्या करता है कि वो समझ जाता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, कोचिंग जाने से कोई फायदा नहीं है। यदि तुमको ऐसा लगता है तो सर का हेल्प लो, मुझे हेल्प, मेरे से हेल्प लो, हम तुम लोग घर पे आके टीचर भेजेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, बैकलॉग को पूरा कराएंगे। बिल्कुल मुरारी सर, हम लोग क्या है कि आपको तो पता है कि 15 साल से अपन लोग यही काम कर रहे हैं, और एक ये सेवा भी है देखा जाए तो। जिन बच्चों को कोचिंग ने नहीं संभाला उनको हम संभालते हैं, और यहाँ तक बच्चे होते हैं सर जो जाते हैं कि सर बोर्ड में मैं फेल हो जाऊंगा, हाँ क्या कर सकते हैं सर। हम लोगों ने, आपको पता होगा, दिसंबर में बच्चा आ रहा है जिसको कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने उसको फर्स्ट डिवीजन पास कराया है, सर 99% भी दिलाया है, 99% भी दिलाया, बिल्कुल बिल्कुल, 25 से अब दिलाया, बिल्कुल, एक डेढ़ महीना में सर आराम से सर। अब रही बात सर ये कि कोटा के सिनेरियो की, तो 10 साल पहले की अगर अपन कोटा की बात करें तो 10 साल पहले क्या होता था कि बच्चों के पास ऑप्शन कम होते थे, तो वो लोग कोटा आते थे। यहाँ ऑप्शन ज्यादा थे, उनके सिटी के अंदर उनको ऑप्शन नहीं मिलता था। अब हुआ क्या कि जैसे कोचिंग, ये जो मार्केट है, देखो ये तो बिजनेस है सारा, है ना। अब बिजनेस में और लोगों ने भी अपने पांव पसारे कोटा के अंदर, कोटा में पांव पसारे, तो बट नेचुरल है कि वो तो कंपटीशन होना ही होना है। कंपटीशन हुआ तो एलन की पहले कोटा में एक मात्र ब्रांच थी और कहीं ब्रांच ही नहीं थी, तो सारा बच्चा कोटा आता था। अब जैसे ही पीडब्ल्यू ने, अनअकैडमी ने, इन्होंने बाहर सेंटर डालना चालू किया, तो इनको अपना जो है वर्चस्व कायम रखने के लिए इनको भी अपने को एक्सपांड करना पड़ा, तो एक्सपांड करना पड़ा तो बाहर का बच्चा बाहर रुक गया, अब वो यहाँ आ ही नहीं रहा है। इसलिए कोटा में क्या है, ये प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आ गई तो इसका समाधान अब कुछ भी नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है कि इतनी सारी कोचिंग ने अपनी बाहर ब्रांच से डाल दी, ठीक, वहां इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो इन्वेस्टमेंट अब वो छोड़ नहीं सकते, तो बच्चा तो उतना ही आएगा और कम ही आएगा। आप कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी फैसिलिटी दे लो, आप फीस को, मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आप फीस को 25% भी कर दोगे ना, तो मेरी गारंटी बच्चा नहीं आएगा। ये तो बात सही कर रहा है सर, क्योंकि मैंने आज ही देखा स्टेटस पे एलन के 3-4 टीचर मेरे से जुड़े हैं। पहले एलन क्या है कि बड़ा बड़ा सिटी में खोला था बिहार में कोचिंग, जी। आज मैंने देखा है कि लोकल जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना सर, जैसे सिवान डिस्ट्रिक्ट हो गया, कटिहार हो गया, सर आप देखो 12 जो राजस्थान का सबसे बड़ा गांव कहलाता है, क्या नाम है, तो वही आता है, आज भी गांव ही बोलते हैं उसको, राजस्थान का सबसे बड़ा गांव है वो, वहाँ पे कोचिंग खुली हुई है। अब कोई गांव का बच्चा आना चाहता होगा यहाँ पे, क्यों आएगा? जब उसको वही फैसिलिटी मिल गई तो वो क्यों आएगा? बिल्कुल, भले सिलेक्शन ना हो लेकिन कोशिश तो करेंगे। सर सीधी सी बात है, पानी पूरी का ठेला अगर मेरे घर के बाहर लग रहा है
तो मैं चौपाटी क्यों जाऊंगा। सही बात कर रहे हैं। सब्जी वाला मेरे घर पे आ रहा है तो मैं बाहर क्यों जाऊंगा। हम भी और रख खा लेंगे वही। बिल्कुल सही सर। बोल रहे हैं। ब्लिंकिट वाले ने क्या करा, हाँ। घर पे सामान पहुंचा दिया। हाँ। अब आदमी मॉल जाना, पहले बाहर का कॉन्सेप्ट था किराने की दुकान वाला, फिर उसके बाद मॉल का कॉन्सेप्ट आया, अब उसने घर पे ही पहुंचा दिया। आपने पहुंचा दिया, वही- अब वो भले ही 10 रुपए ज्यादा लग रहा हो, हाँ। पर फिर भी आदमी क्या देखता है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट सर, मेरे वाला टाइम बचता है। टाइम बचता है। कहीं से भी ऑर्डर कर दिया ना सर, मेन बात बिल्कुल ये है। बिल्कुल। तो उस टॉपिक से क्या है कि 10 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट था, आप देखें जगह जगह इतने सारे हॉस्टल्स वगैरह खुले हुए हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, इतने लोगों को रोजगार मिला हुआ था। पर यहाँ पे एक जो बैड इम्पैक्ट सबसे बड़ा जो आया है कोटा के अंदर, वो ये है कि लगभग 2 लाख बाहर के लोगों को भी और कोटा के लोकल लोगों को भी, जैसे ऑटो रिक्शा वाले हो गए, सब्जी वाले हो गए, मेस वाले हो गए, बेचारा टिफिन बांटने वाले हो गए, चाय के ठेले वाले हो गए, पोए जलेबी वाले हो गए, इन सबका रोजगार जो है ठप हो गया। अब इनको को नया काम ढूंढना पड़ रहा है, और नया काम ढूंढने के लिए पॉपुलेशन तो उतनी की उतनी है और प्रोवाइडर ज्यादा बढ़ गए, तो वो जो मार्जिन था ना उनका, वो बिल्कुल लो हो गया। तो इकोनॉमी जो है ना, वो धीरे 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 कोटा की क्या हो रही है, सिकुड़ती जा रही है। अब या तो कोटा के अंदर कोई इंडस्ट्री डले, तब जाके वो इकोनॉमी बैलेंस होगी, पर वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो बहुत गया। लंबा, और सर इंडस्ट्री तो बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है। इंडस्ट्री बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है, हम सीधा बंदा आएगा 2 साल 3 साल में, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जेके टायर वाले थे, ये तो सब तो बंद हो गए थे। हाँ, वो सारी 2 इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी थी यहाँ पे कोटा के अंदर, वो बंद हो ही गई। एक केवल डीसीएम बची हुई है। डीसी बची है, टेक्सटाइल वाला बहुत धीरे धीरे डाउन ही हो रहा है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री थी उसमें तो बिल्डिंग बना ली, अपार्टमेंट बना लिया। कुछ आप देखो ना, इंडस्ट्रियल एरिया में आपको इंडस्ट्री तो दिखेगी नहीं, हॉस्टल ही हॉस्टल दिखेंगे केवल। खैर, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एक बिजनेस वाला पार्ट हो गया, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना। हम हमारी बात करें तो बच्चों के हित की बात करें, बच्चे के हित की सोचें, वो ज्यादा बढ़िया है। बच्चों के हित की बात यह है, बच्चों के सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स से मेरा एक ही निवेदन है, बच्चों को पढ़ने का कम से कम बोलो, बच्चों को खुश रहने के लिए बोलो। मैं आज भी जब भी पढ़ाता हूँ ना, पेरेंट्स से मिलता हूँ, ठीक है, तो मैंने अपने अनुभव से ये चीज सीखी है, जो जितना ज्यादा खुश है ना, वो उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। उतना सीखता है सर। आप जितना ज्यादा खुश रहोगे अपने जीवन में, तो जो काम पढ़ाई आप 10 घंटे में कर पा रहे थे, जितना आउटपुट निकाल पा रहे थे, वो आउटपुट आपका 2 घंटे में निकल के आ जाएगा बच्चों। और दूसरी चीज, सबसे मेन चीज, कि ये बड़ों के लिए भी लागू है मुरारी सर, और बच्चों के लिए भी लागू है, सभी के लिए लागू है, आप और मेरे लिए भी लागू है। एक जीवन की बहुत बड़ी बात बताता हूं मैं आपको। इंसान जो है ना, उसका नेचर क्या है कि वो या तो पास्ट में जीता है दिन भर, या तो पास्ट में जिएगा, सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा, या फ्यूचर में रहेगा, है ना। जैसे हम लोग भी क्या है, प्लानिंग करते रहते हैं, और 6 महीने बाद ये कर लेंगे, साल भर बाद वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रेजेंट में जीते हैं, और जो इंसान प्रेजेंट में जीता है वो ही खुश रह सकता है। प्रेजेंट में जीने का मतलब ये है कि जैसे आज अपन दोनों पॉडकास्ट कर रहे हैं, और अगर हमारे मन में ये चीज चल रही है कि यार वहां पे क्या होगा, उसमें अरे मेरे को उसका फोन करना था, उसको फोन करना था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो वो क्या है, मैं खुशी नहीं दे पाऊंगा, मैं खुश होकर अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। तो मेरा सभी से एक निवेदन है कि अपना प्रेजेंट में रहना सीखो। आपने अगर प्रेजेंट को अच्छा कर लिया तो आपका फ्यूचर अपने आप ही सही हो जाएगा। आप पास्ट के बारे में जितना सोचोगे उतना दुखी होगे। आप पास्ट में कितना भी चले जाओ, आप उसको बदल नहीं सकते, तो उसको छोड़ दो, ठीक है। फ्यूचर आप क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर का क्रिएटर जो है वो ऊपर वाला है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। किसकी रात सुबह होगी, किसकी नहीं कोई। हाँ, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, प्रेजेंट ही तो है। अभी जो मिला है टाइम, बस एजेंट पे भी लागू होता है कि बच्चे क्या करते हैं सर। बच्चों में आपसे भी बोल रहा हूँ, कभी भी 1 साल 2 साल 1 महीने 7 दिन तक की भी प्लानिंग मत करो। सब बोलते हैं, आपको कोचिंग में बोलते होंगे कि अपना प्लान बनाओ, ये वो डेली रूटीन बनाओ, कुछ मत बनाओ। इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल रहो हमेशा, है ना। प्रैक्टिकल बात यह है कि अपने प्रेजेंट को पकड़ो। जिस दिन उठ रहे हो सो के जिस दिन उठो ना, बस उसके बाद से लेके और शाम तक की प्लानिंग कर लो, बस डेट्स ऑल। उस दिन को आप पकड़ लो, वो दिन अच्छा अगर चला गया ना, तो आपके धीरे 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 फ्यूचर अपना आप ही सही हो जाएगा। अगला दिन भी अपना आप अच्छा होगा। हाँ, बच्चे क्या करता है, पढ़ रहे हैं मान लीजिए कोई चैप्टर, मान लीजिए इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, और वो ज्यादा सोच रहा है कि मेरा 11 खराब है, क्या करें। अब देखिए इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, हाँ। 11 के बारे में सोच रहा है, हाँ। तो नहीं यही सीख पाता है, तो उसने अपना प्रेजेंट भी बिगाड़ लिया और फ्यूचर तो बिगड़ा ही, फ्यूचर तो बिगड़ ही गया था। और आगे सोचता सर मेरा टाइम सिलेबस, अब एग्जाम है, मैं बोला गधे है, अभी जो चल रहा है ये इस पे ध्यान दें। हाँ, वही चीज है जो अपना प्रेजेंट है ना। और आगे हमारे क्या है, मैं तो गाँव का आदमी हूँ, तो है ना। तो क्या होता है, बड़े बूढ़े जो है ना, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमेशा प्रेजेंट में जियो। और प्रेजेंट में जीने का, और आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर सकते,
कुछ भी नहीं कर सकते, आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसका एक तरीका है सर, वो क्या है कि बच्चे करे नहीं करे वो मैं नहीं कह सकता, पर हम लोग तो कर सकते हैं। वो ये है कि रोजाना है ना, आप जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, ईसा मसीह को मानते हो, है ना, या किसी को भी नहीं मानते हो, आप केवल ओम का भी एक है ना, बैठे बैठे कोई माला वाला की जरूरत नहीं है, कोई गिनती की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे जब भी आपको फ्री टाइम मिले और ऐसा लग रहा हो कि यार मैं पास्ट में जा रहा हूँ या फ्यूचर में जा रहा हूँ, मेरे को टेंशन हो रही है, उस समय तुरंत अपने आप को एक सजेशन दो और बोलना चालू करो। क्या? राधा 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 राधा। अभी देखना मैं बोल रहा हूँ राधा राधा राधा, आप भी मेरे साथ बोलो राधा 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 राधा, या ओम की चैंटिंग करो, ओम ओम ओम। अब मेरे को एक चीज ईमानदारी से बताना, जब आप ये चैंटिंग कर रहे थे, जब आप नाम ले रहे थे, क्या आप फ्यूचर में थे, क्या आप पास्ट में थे, आप किस में थे? प्रेजेंट में। तो उस गॉड को मानते हो, उस गॉड के 10-20 बार नाम ले लो। अरे आप तो गॉड की भी छोड़ो, आप तो अपने माँ बाप का नाम, माँ बाप के नाम है। ठीक है, तो आप प्रेजेंट में हो गए ना। तो ये प्रेजेंट में रहने के लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग या ऋषि मुनि बोल के गए ना कि प्रेजेंट में रहो, नाम जप करो, तो नाम जप के उसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही था कि आप प्रेजेंट में कैसे रहोगे। ये साइंटिफिक, सब है, ये सब पास्ट में लेके चल जाता है या फ्यूचर दिखाता है। ये मोबाइल क्या है, पूरी दुनिया को इसने बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया है ना। अच्छे से टैलेंट का टैलेंट खा गया, पूरा सब कुछ टैलेंट खा गया है। सही अब इसका अगर यूजफुल तरीके से अगर आप इसको काम में लोगे तो ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए, मतलब क्या होता है, एक तो होता है कि मोबाइल को कंट्रोल करना, एक होता है मोबाइल से कंट्रोल होना। तो आज हम लोग क्या हो गए, सभी इससे कंट्रोल हो गए। आप भी कंट्रोल्ड हो, मैं भी कंट्रोल्ड हूं, हम सब इसके वश में है ना। ये क्या कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों की मेमोरी जो है ना, आजकल आपने पेपर में पढ़ा होगा, यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, कई बच्चे जो है ना 7-7 8-8 घंटे तक उनका स्क्रीन टाइम है। हाँ। कईयों का तो 12-12 घंटे मैंने स्क्रीन टाइम देखा है। अभी कुछ 3-4 दिन पहले की बात है, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका 10 घंटे का स्क्रीन टाइम था, है ना। उसकी जो आंखें हैं वो ऐसी हो गई हैं जैसे वो चाइनीज लोग होते हैं ना, उनकी जैसी आंखें हो गई उसकी, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो उसकी आंखों से ना वो आंसू आते रहते हैं, पानी आता रहता है। दूसरी चीज, उसके ना अभी से कमर दर्द होना स्टार्ट हो गया। 18 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड सफर फ्रॉम बैक पेन, डेंजर सिचुएशन है ना। कितना बड़ा इंडिकेशन है आप एग्जाम्पल लाइव देख रहे हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है सिर्फ। ये बच्चों मैं आपको ना बच्चों पेरेंट्स सभी से कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपकी ग्रोइंग एज है ना, बड़ों को मत देखो, आप अपने माँ बाप को मत देखो, है ना। 40+ जितने भी हैं उन लोगों को मत देखो, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, है ना। उनको जो करना है और वो फालतू चीजों में करेंगे भी नहीं, इतना टाइम इन्वेस्ट करते भी नहीं है बच्चों के लिए खासकर, कि आप कैसे भी करके अपने मन को कंट्रोल करके कुछ भी करना पड़े, पर इस मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करो। इससे चिढ़ जाओ, इससे ना नफरत करने लग जाओ। होता है ना किसी के लिए, आज जैसे मान लो मैं नफरत कर लूं मुरारी सर से कि यार मुरारी सर तो उसका तो चेहरा भी नहीं देख सकता, मेरे को गुस्सा आ जाएगा, बस वो नफरत चाहिए मेरे को मोबाइल से। और ये नफरत किसको करनी है? बड़ों को नहीं करनी, बच्चों को करनी है, केवल स्टूडेंट को करनी है। नहीं हो पाते और बच्चों 25 साल तक इससे है ना दूरी बना लो, और एक बार आप सेट हो गए ना, आप कुछ लायक बन जाओ, उसके बाद खूब मोबाइल चला लो, टाइम ही फिर आपके पास कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपको टाइम नहीं मिलेगा तब आप खुद ही देखोगे कि ये सब चीजें अपने आप ही छूट गई। छूट जाएगी। आज हम लोग देखिए ना, व्हाट्सएप कॉल आती है हॉस्टल से रिलेटेड, जी बच्चों कॉल आती है, उतना ही देर तक देखो, और देखते भी है यूट्यूब पे, तो अपने देखते हैं जी देखो, ज्ञानवर्धक चीजें देखो जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, वो चीज देखो। और उसका भी क्या है कि ज्यादा देर मत देखो, 10 मिनट देख लिया, 15 मिनट देख लिया, 2 घंटे भी कोई देखता नहीं, इससे ज्यादा नहीं देखता। और एक मुरारी सर मैं बताता हूँ आपके लिए भी है, इस मोबाइल को कभी भी आप एक तो पीछे वाली पॉकेट में ना रखें, आगे वाली पॉकेट में ना रखें, नीचे वाली में भी, और एक ऊपर वाली पॉकेट में ना रखें, तो रखें कहाँ साहब इसको जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मोबाइल टेबल पे रख दिया। उसको जितना रेंज से दूर रखोगे ना, शरीर से जितना दूर रखेंगे उतना, रेडिएशन भी हार्ट ब्लॉक। हाँ सर, क्योंकि क्या होता है कि हमारे शरीर का है ना एक ऑरा होता है, जैसे अपन साइंस में पढ़ते हैं कि हर एक चीज क्या है, मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास, ठीक है। तो हर चीज, आप मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, आप भी कुछ बोल रहे हो, क्या है, सब एनर्जी है ना। एक एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर हो रही है, वैसे ही मोबाइल भी क्या है, ये एनर्जी एमिट कर रहा है, तो वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं हम लोग गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बैड इफेक्ट आने ही है। अब एक चलो एनर्जी से मैं एक बहुत अच्छी चीज याद आई है, देखो हमारे हिंदू धर्म में कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, है ना, हमने सबने सुना है, छोटी क्लास में पढ़ा है हमने। ये कॉन्सेप्ट हमारे
वेदों में मतलब जो पुराने जो ग्रंथ है उनमें हजारों साल पहले लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है बताओ? जिनमें में लिखा गया होगा। नहीं, हाँ, वो लिखा हुआ तो है, हाँ, पर हम उसको आज भी प्रत्यक्ष कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते एक गांव का इंसान भी समझ जाएगा उस चीज को। हैं? हाँ, हमारे हिंदू धर्म में अगर किसी की डेथ होती है हाँ, तो हम क्या करते हैं? उसको जला दें। जलाते हैं। डेथ होने के बाद वो क्या हो गया? एक मांस का पुतला हो गया। उसको जलाया, किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। तो मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और वो जाके और जब कोई एनर्जी माँ के गर्भ में आती है तो वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? मास में। है ना? तो ये कुछ साइंटिफिक चीजें हैं जो मतलब पुराने उससे जुड़ी हुई। हाँ, पुराने इतिहास, लेकिन उसको जाके इनडायरेक्टली बताया गया है। हाँ, उसको इनडायरेक्टली बताएगा। बात है समझाने के लिए, बुक पढ़ाने के लिए गुरु होती है। गुरु होना चाहिए। बुक में जो नॉलेज लिखा है लाइन टू लाइन समझाना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल आप ये आपने बता दिया है, तो पता ही नहीं था। हमने बिल्कुल 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 सर। नहीं यार। ऐसे ही सर मैं आपको बताऊं, देखो हमारे जो पुराने लोग हो कितने समझदार हुआ करते थे। आप भी गांव के आदमी हो, आपने भी देखा होगा। आपके दादाजी जो पानी पीते थे वो किस में पीते थे? लोटा में। लोटे में, है ना? लोटा गोल होता था। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और लोटे में भी यूं कई बार तो ऐसे करके पीते होंगे ना, ओक लगा के। हाँ, आज भी आप गुरुद्वारे में जाओ तो पानी और चाय किस में मिलती है? बाउल में, कटोरे में, है ना? इसका क्या रीजन है? इसमें जितना सरफेस टेंशन उसका बिल्कुल, ज्यादा रहेगा तो उतना हेल्थ है ना? वो जितनी भी चीज गोलाई में होगी ना उसका सरफेस टेंशन उतना ही कम होगा। तो सरफेस टेंशन क्या करता है? अगर हाई सरफेस टेंशन की कोई भी लिक्विड आप अंदर लेते हो तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को क्या कर देगा? सिकुड़ा देगा। सिकुड़ा देगा, तो इसीलिए ऐसी शिकायत अभी सबसे ज्यादा हो रही है। यही रीजन है। यही रीजन। ताकि पीते के गिलास में पियेंगे, खड़ी पी लेते हाँ, हैं, वो गलत। मुंह लगा के पी लेते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर आ अब गया। ये देखो आप, मतलब हम लोग जो हमारे पुराने लोग हैं वो कितने समझदार थे। और आज, अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, किसी ने बोली थी, मतलब किसी बड़े बुजुर्ग ने बताई है। उन्होंने बोला कि जितनी भी इस दुनिया में परेशानियां आए, जितनी बड़ी बड़ी परेशानियां आए, ठीक है, वो किस वजह से है? पढ़े लिखों की वजह से या अनपढ़ की वजह से? वो पढ़े लिखों की वजह से। अनपढ़ की वजह से कभी कोई परेशानी नहीं है सर। सर कोई चोर अनपढ़ के मारे ना, तो ज्यादा ज्यादा चोरी करके खाने की चीज खाने की चीज को चोरी पढ़ा करेगा लिखा है सर, वो पूरा समझिए। और टेक्नोलॉजी यूज करके वो बिल्कुल बड़ा एक अमाउंट चोरी कर लेगा, अकाउंट ही खत्म कर देखिए लेगा। ना, फोन करके चोर ये करते हैं, ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल कितना निकालते हैं, सब लाखों लाखों निकाल लेते हैं अकाउंट। बिल्कुल बिल्कुल इतना नोट रह जाता है जो बिल्कुल बेगुर आदमी है। पहले के चोर क्या कर सकते हैं? पड़ोस में जाकर रोटी चुरा लेते थे, खाने को बिल्कुल चोर आम तो चोरी करके खाते थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही चाहिए वो अब अनपढ़ सर एक चीज और देखो आप, कि परेशानियों की बात चल रही थी अभी। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं हम जैसे, है ना, उन लोगों ने क्या करा? एक तो ये मोबाइल इजाद कर दिया, पूरी सोसाइटी बर्बाद कर दी इसने, है ना? हम लोगों ने क्या करा? गाड़ियां इजाद कर दी। फ्यूल जल रहा है, फ्यूल से क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है? बीमारियां पैदा हो रही है। हम लोगों ने क्या करा? हमारे जो, हाँ, हमारा जो वैदिक कल्चर था ना पहले, वो क्या था कि गांव में अन्न खेत में होता था, ठीक है, वो खाद के रूप में क्या डाला जाता था? गाय का गोबर, है ना, वही डाला जाता था। तो उस समय क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या बोला? अरे ये तो आज भी गाय के गोबर पे जिंदा है, पेस्टिसाइड यूज में लो। पेस्टिसाइड यूज में लिया, क्या हुआ? कैंसर हो गए लोगों को, कैंसर हो रहा है आज के डेट में। है ना? लोग तो छोड़ आज हर सब्जी पेस्टिसाइड के बिना उग ही नहीं रही है, नहीं सकती है। ठीक? तो बीमारी किसने पैदा करी? पढ़े लिखे लोगों ने। अगर वो पेस्टिसाइड ना बनाते फैक्ट्रियों में, ठीक है, तो आज इतनी बीमारियां नहीं होती, नेचुरल खाद। ठीक है? पानी किसने गंदा किया? आप और हम जैसे पढ़े लिखे लोगों ने। हम लोग क्या करते हैं? जो भी गंदगी है वो हमारे नल के थ्रू या फैक्ट्रियों से जो पानी निकल रहा है, ठीक है, गंदा पानी, वो सीधा नदी में जा रहा है, वो पानी फिल्टर होके हमारे पास आ रहा है पीने के लिए। अब उसको फिल्टर करने के लिए क्लोरीन गैस डाली जा रही है, केमिकल्स डाले जा रहे हैं, ठीक है? ये सबसे बड़ी परेशानी। गांव में क्या होता था? कुएं के अंदर हैंडपंप से पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, तो उसमें मिनरल्स ऑलरेडी मौजूद थे। पेड़ पौधों की पत्तियां आगे गिर रही है, वो मिनरल्स का काम कर रही है, वो औषधि का काम कर रही है। आज क्या हो गया? उनको बोलते हैं कि ये हाँ, ग्रीन टी, ग्रीन टी। वो तो पहले ऐसे पीते थे। और देखो आप, कि हमने क्या किया, वो क्या बोलते हैं, आरओ लगा दिया। तो वो क्या, हम क्या सोचते हैं? हम बिल्कुल प्योर पानी पी रहे हैं, फिल्टर पानी पी रहे हैं। अरे आप ये देखो कि जब वो कीटाणुओं को मार सकता है तो वो जो अच्छे मिनरल्स हैं उनको भी तो हटा रहा है, वो उनको भी तो फिल्टर कर रहा है। तो वो जो पानी आपके पास आता है वो तो बिल्कुल केवल आपकी प्यास बुझाने के लिए, उसमें कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। तो वो, इसलिए खाने डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, घुटने में आवाज आ रही है। हाँ, तो मुरारी सर सबसे जो बड़ी परेशानी है ना, वो पढ़े लिखों ने ही क्रिएट करी है। बेचारे जो गांव के लोग हैं ना, वो तो अब तो खैर इतना नहीं रहा, पर
गांव के लोग जो जितने सीधे साधे होते थे, कभी जो मतलब गंदी बात किसी को बोलना नहीं, पूजा पाठ करना, अपने मस्त रहना, मेहनत करना, है ना, वो तो सब चीजें बंद हो ही गई। आज हम लोगों को मेहनत करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? जिम में। हम साइकिलिंग करना नहीं चाहते, है ना। हम लोग जरा सा हमें दूध लाना होता है, शक्कर लानी होती है, हम क्या करते हैं? बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, चले जाते हैं। साइकिल चलाना नहीं चाहते हम लोग। करते थे मिट्टी से साथ, मिट्टी जुड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। कपड़ा निकाल, आज हम लोग बिना चप्पल पहने अगर बाजार में निकल जाएं तो 10 लोग कूदेंगे, हाँ, खुद भी नहीं निकलते। निकल ही नहीं सकते। और तो ये सब जाके चीजें हैं। एकदम चुस्त चुस्त कपड़ा पहन के जिम हाँ, करते हैं, उसको कोई फायदा नहीं सब। कोई फायदा नहीं। पहले के लोग ढीला ढाला पहन के देखा था ना आपने, मिट्टी में पूरा अखड़ा होता सर उस कपड़े का भी अपना एक महत्व है ना। आप देखो कि हम लोग जो पैंट शर्ट वगैरह, जीन्स वगैरह ये जो पहनते हैं ना, ये हमारे लिए नुकसानदायक है। रीजन क्या है कि जब आप जीन्स पहनते हो ना, तो उसमें एयर प्रॉपरली पास नहीं होती, और हमारी स्किन के अंदर जो छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, हाँ, है ना, जो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है, तो इसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं स्किन के अंदर। उस स्किन के छेद से ही ऑक्सीजन अंदर तक जाती है। ठीक, अब आपने जींस पहन ली इतनी मोटी, तो वो ऑक्सीजन प्रॉपर पास हो नहीं पा रही है, नहीं हो पा रही ना। तो पहले के लोग क्या करते थे? कुर्ता पजामा पहनते थे, हाँ, बिल्कुल ढीला डाला होता था, तो एयर पूरी आराम। तो स्किन की डिजीज अब होने लगी है, पहले नहीं होती थी इतनी। हाँ, सही कहा। तो ये कुछ चीजें हैं। ठीक है सर, आपके देखिए सर का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, इसीलिए सर ने आपको बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और इसी टाइप के रिलेटेड यदि और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, या आप मेरे पॉडकास्ट पे सर के स्थान में बैठना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप या नीचे कमेंट में जाकर अपना डिटेल शेयर करिए। मुरारी सर की टीम आपको कांटेक्ट करेगी और यहाँ को बुलाएगी, और आपके पास कोई भी ज्ञान है, कोई भी टिप्स है, कोई भी ट्रिक्स है, इसी सब के लिए मैंने बनाया है। यहाँ बस किसी का मस्ट वेलकम है। ठीक है, तो ये थे मेरे गुरु जी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे समझे सबसे पहले कोटा में, समझे हर स्टेज में एक गुरु जी होते हैं लाइफ में, और आगे भी सोचिए कोई ना कोई आपको ज्ञान देता है, इनडायरेक्टली आपका गुरु है, उसका रिस्पेक्ट लाइफ टाइम करना चाहिए। चाहे आपको ए सिखाया या बी सिखाया, या आपका आईटीआई या इंजीनियर या डॉक्टर कुछ भी बना दिया, ये आपको समझिए लाइफ में पढ़ना ही सिखाया सर, बिल्कुल पढ़ना ही बिल्कुल सिखाया, तो उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए। और हम रेस्पेक्ट दोगे तो तुम बहुत आगे निकलोगे, और तुम अच्छा लाइफ बिल्कुल। जी पाओगे, और आगे भी तुमको ये देखिए, मैंने तो लाइफ में देखा है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार रहते हैं, और कम पढ़े लिखे लोग अपना नेचर स्वभाव को। सर पढ़ाई का आपकी दुनियादारी, जो असली जिंदगी है ना, वो आपको समाज के अंदर रहने से पता चलती है। जब तक आप एक चार दीवारी में बंद हो ना, तब तक आपको दुनियादारी समझ में ही नहीं आएगी। नहीं आती है। ये मत सोचो तुम बहुत तेज तरह रहो, तुम लाइफ जी लोगे, तो तुमको बस अपना पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा नेचर भी रखना हाँ, चाहिए, हेल्पफुल टाइप का, और जो भी तुमको हेल्प कर रहा है उसको रेस्पेक्टफुल के नेचर से लाइफ टाइम देखना बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए। और कहीं मिलो तो उनको उस नेचर से मिलो, जैसे आज भी सर कोटा में मेरे गांव के, बिहार के जो जी जी टीचर बच्चों को पढ़ाने आते हैं, जी, तो समझिए आज भी उनको मैं पैर छू के पढ़ना हूँ, बिल्कुल सर और बिल्कुल वो बहुत खुश होते हैं कि यार मेरा स्टूडेंट था। बिल्कुल। भले सर यहाँ आज भी मेरे भी काफी टीचर हैं जो मतलब जैसे गांव में भी हैं, यहाँ भी हैं, कभी मिल जाते हैं करियर पॉइंट के टीचर्स। तो भले उन्होंने मेरे को 2 महीने पढ़ाया है, लेकिन सर आज तक का रिकॉर्ड है, मैं व्हाट्सएप पे भी है ना, मतलब उनको इतना सम्मान देता हूँ। और कहीं मिल भी जाते हैं ना, 10 लोगों के बीच में भी मैं पैर छूता हूँ उनके, यार बहुत होता है वो जरूरी है। कि कुछ पाना है तो झुकना पड़ेगा, और तुम्हारे नेचर को डिसाइड करता है ये चीज। देखो सर, यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज मुझे याद आई, मैं बताता हूँ आपको। मेरे को बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़े 2 राजाओं के नाम बताओ, जिनको पूरी दुनिया में मतलब आज से हजारों साल बाद तक भी उनका नाम याद रहेगा। एक तो राजा दशरथ जी थे, हाँ, वो बड़े नहीं थे। एक तो हुए राजा राम, हाँ, और एक राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। हाँ। अब इन दोनों को ही सबसे ज्यादा क्यों पूजा जाता है, मुझे बताओ। इनसे बड़े बड़े राजा हुए हैं जिनके पास अतः संपत्ति थी, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हीं दो को पूजा जाता है। मुझे नहीं पता, बताइए। मैं बताता हूँ। इस दुनिया में क्या होता है, पहुंच उसकी है, हाँ, पूजा वो ही जाएगा कलयुग में हाँ, जो त्याग करेगा। त्याग करेगा। गांधी जी आज भी क्यों जिंदा है सबके दिलों में, नोटों में गांधी जी की फोटो क्यों है आज भी? क्योंकि आज सोचते हो, त्याग किया। उन्होंने अपने वस्त्र का त्याग दिया, हाँ, हाँ, अपना परिवार त्याग दिया, देश के लिए हर चीज कुर्बान कर दी, ठीक है। तो आज देख लो आप, गांधी जी पूजे जाते है ना। हैं। हाँ, और भी थे, हाँ, हाँ, भगत सिंह जी क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि त्याग किया त्याग उन्होंने। किया। राजाओं में सबसे ज्यादा राजा रामचंद्र जी, हरिश्चंद्र जी क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि उनका त्याग ही इतना बड़ा है, हर चीज में त्याग कर दिया। तो जब तक आप सोसाइटी को कुछ दोगे नहीं, तब तक आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, तो पहले दो, उसके बाद अपने आप आएगा, डबल करके आएगा। जैसे एक वो अपने साइंस में क्या बोलते हैं इसको, एक्शन का रिएक्शन, हाँ, एक्शन का है ना। reaction होता तो है। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, रिएक्शन है, तब तक रिएक्शन। यहाँ हम लोग सोचते हैं कि पहले रिएक्शन है फिर एक्शन करें। हाँ, जैसे पहले कुछ पैसा मंदिर में हम क्यों जाते हैं? भिखारी बन के। हाँ,
जाएंगे क्यों? जब हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो, हाँ। भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भगवान मेरा वो काम करा देना, भगवान मेरे बच्चे को पास करा देना, ये वो। लेकिन कोई भी एक दिन भगवान के पास इसलिए नहीं जाता कि भगवान आज मैं केवल मिलने आया हूँ, हाँ, आपके दर्शन करने थे बस, और कुछ भी नहीं कुछ भी चाहिए। नहीं चाहिए। बिना स्वार्थ के जाके देखो आप, देखो देखो, फिर मिलेगा वो, हाँ। इनडायरेक्टली देगा। बिल्कुल ये नहीं देखो, जिससे तुम मांगोगे ना तो वो उतना चीज नहीं मिलेगी, नहीं मांगोगे ना तो उससे डबल उससे करके डबल रखेगा। रखेगा। लाइफ और जितना आप दोगे लोगों के लिए, जितना कंट्रीब्यूट करोगे, जितनी ज्यादा हो सके उतनी हेल्प करो, चाहे अननोन पर्सन ही हो चाहे नोन हो, आप जितनी ज्यादा हेल्प करोगे, ईश्वर कभी ना कभी जब आपके काम पड़ेगा आपको, तो वो लौटा के देगा। लौटा के देगा, या आपको भी कभी मजबूरी में फंसे रहोगे तो वो भेजेगा, वो भेजेगा, किसी न किसी को भेजेगा। हाँ। चलिए, बच्चों बहुत का अच्छा भी लगा यहाँ पे जरूरी है। सर ने बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें बता दी। इसको 2-3 बार तुम लोग वीडियो को देखना, फिर बुलाएंगे सर को 10-12 एपिसोड के बाद, तो फिर वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप की बातें करेंगे। तब तक तुम लोग चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर दो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।